हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने प्लस वन फिजिक्स के लिए जो प्लेलिस्ट है उसमें आपने देखा होगा पिछले कुछ क्लासेस में जो हमने डिस्कशन की है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, वो चीज़ें डिस्कस की है। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशंस में हम डिस्कस करना चाहते हैं अपने काइनेमेटिक्स को। बट उसके लिए जो हमें एक इम्पॉर्टेंट टूल की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं वेक्टर्स। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज की वीडियो को वो रहने वाला है वेक्टर्स। और वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको ऐड किया जाता है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, कैसे उनको प्रोडक्ट किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये सभी टॉपिक जो आपने वेक्टर्स के बारे में सुने हैं आज की वीडियो में हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और साथ में वेक्टर्स को समझिए। तो टॉपिक को शुरू करते हैं आज के वेक्टर्स को। देखिए, वेक्टर्स एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको चीज क्लियर करा दूं मैं। पहले वेक्टर से पहले आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, स्केलर्स। जो स्केलर्स क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। बट वेक्टर वो वाली क्वांटिटी होती है इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस इनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन भी होती है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है उनको हम वेक्टर्स कहते हैं। अब थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या मतलब है। देखो, स्केलर क्वांटिटी जैसे कि आपका मास है, टाइम है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट को कहते हैं 10 kg, तो उसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ 10 kg है, ईस्ट की तरफ है, या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। उसका वो मास है वो 10 kg, वो फिक्स है, आप उसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं जोड़ सकते। जैसे टाइम है, टाइम आप कहते हो 1 घंटा 2 घंटा, उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 घंटा आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ। तो इस तरह की क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। उन सभी क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी और भी बहुत टाइप की होती है। जैसे वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि वो दो क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट से आती है। वैसे ही वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताना जरूरी होता है। जैसे कि हम मास को अगर कॉन्सेप्ट लगातार लेके चले, कंटिन्यू चले, मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें मिलकर उस ऑब्जेक्ट को बना रही है उसे कहते हैं मास। बट मास का ये एक अलग जो मीनिंग रहता है वेट। वेट क्या होता है, देखो, वेट इस तरह की एक क्वांटिटी होती है जो नीचे की तरफ फोर्स लगती है। जैसे मान लो अगर आपके पास 5 kg का कोई बॉक्स है, कि इसकी तरफ ग्रेविटी के कारण कितना जो फोर्स लग रहा है उसे हम वेट कहते हैं। वो mg के बराबर होता है। तो वो कितना आएगा, 5 × 9.8, वो उसका वेट आएगा। तो वेट एक तरह की फोर्स होती है, इसलिए ये इसको हम वेक्टर कहते हैं। वैसे अगर हम और वेक्टर्स की बात करें तो वेलोसिटी, स्केलर में आती है स्पीड और इसमें क्या आती है, वेलोसिटी। आप कहते हो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो, डायरेक्शन नहीं बता रहे हो कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, वो क्या हुई, वो स्पीड हुई, वो क्या है, वो स्केलर होता है। बट आप कहते हो अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से है बट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, आपने डायरेक्शन भी साथ में बता दी, तो अब क्या बन गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या बताएगा, हमेशा आपको वेक्टर बताएगा। अच्छा, वेट में आपको डायरेक्शन बतानी रहेगी, तो वेट हमेशा एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट की फिक्स डायरेक्शन है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज है उन्हें वेक्टर कहते हैं। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन आती है, फोर्स आता है, लीनियर मोमेंटम आता है। बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम बात करते हैं कि इसका यूज आज के टॉपिक में हम लोग कहाँ पे करने वाले हैं। उसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स आएंगे, बहुत अलग अलग टाइप के वेक्टर्स आएंगे। बट अगर हम ब्रॉडली बात करें तो दो कैटेगरीज में हम वेक्टर्स को डिवाइड कर लेते हैं। एक आते हैं पोलर वेक्टर्स और दूसरे आते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, देखो, पोलर वेक्टर जैसे कि आपका फोर्स है, आपका मोमेंटम है, आपका एक्सेलरेशन है, आपकी वेलोसिटी है। इनमें क्या कॉमन है, सब में कॉमन ये है कि जिस डायरेक्शन को हम अप्लाई, जिस तरफ को हम फोर्स कर रहे हैं, हमें मोशन भी उसी डायरेक्शन में मिल रहा है। यानी कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। जिस तरफ को फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी तरफ को डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मोमेंटम भी वैसा है, जिस तरफ को वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसी तरफ को होती है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी वैसी है। तो बेसिकली अगर हम इसको कहें तो ये लीनियर मोशन जो होता है, जो हम मोशन इन डायमेंशन वन डायमेंशन की बात करते हैं,
उन मोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं उसे हम पोलर वेक्टर्स कहते हैं। दूसरे आते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कहाँ पे काम आते हैं? जहाँ पे ऑब्जेक्ट में रोटेशन आएगी, रोटेशनल मोशन आएगा, वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी एक अलग तरह के वेक्टर्स की। तो वहां कुछ अलग चीजें होती है। रोटेशनल मोशन जब स्टडी करेंगे आप देखोगे, एक जैसे टॉर्क है, वहां पे वो आर क्रॉस एफ होता है, दो वेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, फाइनल डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में मिलती है आपको। आपका एंगुलर मोमेंटम है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, इस तरह की बहुत सारी क्वांटिटी है। जैसे कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क को इन्वॉल्व करें, टॉर्क में क्या होता है, अगर आपने कभी अपना ढक्कन खोला है, पेन का ढक्कन खोला है, या फिर कोई भी चीज जो रोटेट होती है, स्क्रू देखा होगा आपने, स्क्रू को हम घुमाते हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में, बट उसका जो लीनियर मोशन है वो किसी थर्ड डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो दीवार से बाहर आएगा, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दीवार के अंदर जाएगा। तो उसका लीनियर मोशन और अप्लाइड फोर्स वो अलग अलग डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह के क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सियल वेक्टर का यूज करते हैं। तो एक्सियल वेक्टर हो गया रोटेशनल मोशन के लिए, पोलर वेक्टर हो गया आपके लीनियर मोशन के लिए। बट कुछ और वेक्टर जैसे आपके काम के जो वेक्टर्स आते हैं बहुत आपने सुने हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सुना होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। मैं इन दोनों को साथ में बनाऊंगा इस, क्योंकि ये काफी रिलेटेड होते हैं। पोजीशन वेक्टर ये डायग्राम पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम बनाऊं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। अब आपको किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है प्लेन में, ये पॉइंट पी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम वेक्टर्स का यूज करते हैं कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो ओरिजिन से इस डिस्टेंस पे है, किस डिस्टेंस पे है, ये आपका पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। मैं पहले वेक्टर बना लेता हूं, ये हम पी पॉइंट मान लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो इसकी लेंथ है, वेक्टर की जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये जो एरो है इसके डायरेक्शन बताएगा। तो वेक्टर्स में आपने क्या ध्यान रखना है, वेक्टर्स के पास एक इसकी लेंथ होती है जो इसके मैग्नीट्यूड को बताती है, लेंथ मैग्नीट्यूड को बताती है, और ये जो हेड है, टिप हेड है, टिप जिसको कहते हैं आप, वो क्या बताएगा आपको? वो आपकी उसकी डायरेक्शन बताएगा कि वो कहाँ पे है। ये पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आपका ओपी, जो आपके पी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। तो उसके लिए हम पोजीशन वेक्टर ओपी का यूज करते हैं। बट अगर सपोज करें हम कि ये कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है जो पी पॉइंट से थोड़ी देर बाद किसी अलग पॉइंट क्यू पे पहुंच जाती है, मतलब इसमें हो सकता है वेलोसिटी हो, तो अब इस क्यू की भी अपनी एक लोकेशन होगी, तो इसका एक पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ क्यू। तो ओ क्यू भी क्या हो गया आपके पास? पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट क्यू की लोकेशन को एक प्लेन में बताता है। अब आपने देखना है कि अगर इन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से यहां कितनी हुई, तो हमने इसको भी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? पी क्यू इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े आर्टिकल में सॉल्व करते वक्त भी ध्यान रखना है, जहां मोशन इन्वॉल्व हुआ वहां डिस्प्लेसमेंट होगी, जहां सिर्फ पोजीशन इन्वॉल्व है वहां पोजीशन वेक्टर आता है। अगले टाइप की बात करते हैं, आपने को इनिशियल वेक्टर देखना है। आप को इनिशियल वेक्टर, वर्डिंग में क्लियर दिख रहा है, को इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। ये मैंने एक इनिशियल पॉइंट बना दिया। अगर यहीं से आप दो वेक्टर्स बना लोगे किसी भी दो अलग अलग डायरेक्शंस में, या हो सकता है एक दो से ज्यादा भी बनाओ आप, अभी मैं दो ही वेक्टर बना रहा हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर, और इनके बीच में कुछ एंगल बन जाएगा थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है? सेम है। इनिशियल पॉइंट इन दोनों का सेम है, तो इस तरह के वेक्टर को बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर। इसी तरह का को वाला एक और वेक्टर आता है, इसे कहते हैं को प्लेनर वेक्टर। को पी एल ए एन ई आर, प्लेनर वेक्टर्स। वो क्या होते हैं? इसमें भी अपने आप में वर्ड अपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। को प्लेनर, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एक्स वाई प्लेन को बताता है कि एक्स वाई प्लेन में ये जो दो वेक्टर है ओपी और ओ क्यू, ये कैसे हुए? को प्लेनर वेक्टर है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। तो ओपी वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर ये कैसे है? ये कोप्लेन है, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, इसलिए मुझे अलग डायग्राम बनाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ और टाइप्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिक्स टाइप में आते हैं हम। अच्छा, एक चीज और है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसको हम इस तरह कहते हैं, वेक्टर
कंपोनेंट फॉर्म हम स्टडी करेंगे हम 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम कहते हैं उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो उसमें कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे मॉडुलस का साइन लगा देंगे या सिंपल कैपिटल लेटर को हम एक सिंबल के थ्रू लिखेंगे विदाउट वेक्टर। तो वेक्टर की आपके पास क्या नोटेशन होगी, या होगी ए कोई भी कैपिटल लेटर जिसके ऊपर वेक्टर लगा हो सकता है सी हो सकता है एक्स हो। तो इस तरह के नोटेशंस आपको वेक्टर्स बताएंगे। बट अगर मैं सिंपल ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, एक्स लिखता हूँ, तो ये चीजें क्या बताएंगी आपको, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएंगे कि उसकी लेंथ कितनी है पर्टिकुलर वैल्यू में, या फिर उसके अमाउंट कितना है किसी क्वेश्चन में। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में सिंपली उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्क्वायर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं इस तरह से, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको आराम से आप सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि कितनी ये वैल्यू है, क्योंकि इसमें आई जे के इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब इसके पास कंपोनेंट नहीं होंगे। ये जो वैल्यू है सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में आएगी। और डिस्कस करते हैं हम इसको, आप नोट कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं अपने यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट जो टाइप आता है यूनिट वेक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर का टाइप है यूनिट वेक्टर। अच्छा, वेक्टर्स के बारे में जो चीज हम समझ चुके, देखो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसी जो सीरीज में यूनिट वेक्टर आता है खास वेक्टर। इसका जो डेफिनेशन है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने कैसे लिखा है, उसके मॉड के अंदर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और इसका जो नोटेशन है काफी यूनिक सा नोटेशन रहता है, इस तरह से इसके ऊपर कैप लगाई दी जाती है, इसको कहते हैं हम कैप, या इसको हैट भी कहा जाता है। तो इसको रीड किया जाता है ए कैप या ए हैट करके। जो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 3 डायरेक्शन का काम करते हैं, यूनिट वेक्टर्स है। जैसे कि अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताऊं, ये आपका एक्स, 3 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड। अब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ये बताना है कि वो एक्स एक्सिस में जा रही है या फिर वाई एक्सिस की तरफ जा रही है या जेड एक्सिस की तरफ जा रही है, तो हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, इनके यूनिट वेक्टर्स लगा देंगे। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है जे कैप है, और जेड एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं के कैप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दी है वेलोसिटी की वैल्यू कहीं पे 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, तो ये लिखने का तरीका ये है कि इसका जो मीनिंग होगा, फिजिकल मीनिंग ये होगा कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इसी की जगह अगर 5 जे कैप होगा तो इसका मतलब वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, अगर 5 के कैप होगा तो के एक्सिस या बोर्ड से बाहर या बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो वेक्टर की डेफिनेशन भी आ जाती है, 5 उसका मैग्नीट्यूड है और आई कैप उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। बट इससे कैलकुलेशन पूछी जाती है आपके पास, यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। जैसे कि अगर आपके पास एग्जांपल के तौर पे मैं ए वेक्टर लेता हूँ, सिंपल सा वेक्टर लेते हैं हम, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब कहा जाता है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप, ए कैप सिंपली वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैग्नीट्यूड मैंने अभी लास्ट में आपको बताया कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसके कंपोनेंट्स को लेके उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। ये न्यूमिनेटर में कोई वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होने वाली है, तो 3j कैप प्लस 4k कैप ये एज इट इज रहेगा। 2 स्क्वायर 4 बन जाएगा, 3 स्क्वायर 9 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो आप 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29। तो आपका जो आंसर आने वाला है, आप ये कहोगे कि ये आपका आंसर है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, अगर आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में। तो ये यूनिट वेक्टर का एक टाइप था। एक टाइप और बचता है आपके लिए, वो है कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स में कोलीनियर, देखो लीनियर जो वर्ड है, कोलीनियर, कोलीनियर यूज किया जाता है सेम डायरेक्शन के लिए। इसमें जो वेक्टर्स है, ये सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में होते हैं, इनकी लेंथ एक दूसरे से लेना देना कुछ नहीं है कि आपकी लेंथ एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। बट क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में सभी वेक्टर बता रहे हैं तो इस तरह के वेक्टर को हम को
लीनियर वेक्टर कहते हैं। अच्छा, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आएगा कि कौन से वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर कहोगे। देखो, वेक्टर्स को कब कहेंगे कि वेक्टर्स इक्वल है, दो वेक्टर आपस में इक्वल है। वेक्टर तब इक्वल होंगे उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपके पास ए वेक्टर मान लेता हूं, सपोज करते ये 4 सेंटीमीटर लेंथ में है और यहीं पे मैंने कहीं पे आगे बनाया बी वेक्टर, ये भी 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है, सपोज करते हैं ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर का है, बट इसको हमने कहा सी वेक्टर। ठीक है, इन 3 एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये आपके पास डी वेक्टर है, ये इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायरेक्शन आपको दिख रही है। तो ये जो 4 ए बी सी डी है, इसमें कौन से इक्वल होंगे, कौन से इक्वल नहीं होंगे। तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनका लेंथ और इनका जो डायरेक्शन है दोनों बिल्कुल सेम है। बी वेक्टर भी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ए वेक्टर भी आपके पास एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, दोनों की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। जरूरी नहीं उनका इनिशियल पॉइंट सेम ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई दो इक्वल वेक्टर है तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। इनिशियल पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। जबकि ए और डी आपस में बराबर नहीं होंगे। देखो, ए और डी का डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है। ए और सी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम नहीं है और इसलिए मैंने माइनस लिख दिया आगे। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस तरह के वेक्टर्स को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स और ये एक दूसरे की, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। तो वेक्टर्स में हम डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो बाई कन्वेंशन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसको नेगेटिव साइन से लिखते हैं। बाकी क्वेश्चन और आपके सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि आप कौन से कन्वेंशन यूज करते हैं। नॉर्मली यही रहता है कि जो ऊपर की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव ली जाती है और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ली जाती है, क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिए होते हैं। जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा है स्टार्टिंग में, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, यानी कि इस तरफ को एक्स के पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वाई के पॉजिटिव, इस तरफ एक्स के नेगेटिव और नीचे की तरफ y के कुछ नेगेटिव वैल्यूज। तो ये बेसिक वेक्टर्स थे आप लोगों के लिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को कैलकुलेशन कैसे करना है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग होता है। कुछ सिंपल प्लेन टाइप्स थे। अपनी बुक को लेके साथ बैठिए, कुछ क्वेश्चंस कीजिए इस बेसिस पे यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। हम आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, जिस तरह से यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट वैसे रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट का मतलब होता है रिजल्ट, किसी चीज का रिजल्ट होना। तो रिजल्टेंट वेक्टर्स डिफाइंड होगा टू और मोर देन टू वेक्टर्स, फॉर टू और मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स। एक या एक से ज्यादा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर यूज होगा क्या बेसिकली देखो, ये एक नया वेक्टर होगा। जैसे दो वेक्टर किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर ये बताया है कि जो दोनों वेक्टर मिलके उस पॉइंट पे क्या इफेक्ट डालेंगे। ये वो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा सेम इफेक्ट। क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेम, रिप्रेजेंट द सेम इफेक्ट, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि रिजल्टेंट इफेक्ट। बेसिकली उसका फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, है ना, ऑफ टू और मोर वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो बेसिकली उनका रिजल्टेंट इफेक्ट बताएगा जो एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बेसिक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक, अगर ये कोई पर्सन है ना, हाँ मान सकते हो कोई पर्सन है, इस पे क्या है, अगर दो लोग अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो बेसिकली होगा क्या देखो, अगर मान लो इस पे कोई फोर्स, एक पर्सन इसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और एक पर्सन इसको इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, इस पे दो पर्सन अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे। तो एक्चुअल में जो होगा, जो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा वो डिपेंड करेगा। सपोज करते हैं इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं दोनों, किसी के पास ज्यादा कम नहीं है, तो होगा क्या, ना ये पूरी तरह से इस तरफ को जाएगा और ना ही पूरी तरह इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच जैसी डायरेक्शन में कुछ ऐसी जैसी डायरेक्शन पकड़ लेगा। ये आपका क्या होगा, तो ये रिजल्टेंट इफेक्ट बताएगा पर्सन पे लगने वाले रिजल्टेंट इफेक्ट को बताने के लिए। ये हर जगह होता है क्योंकि पार्टिकल्स के ऊपर क्या होती है, मल्टीपल फोर्सेज इन्वॉल्व होती है मैकेनिक्स में। जरूरी नहीं आपके पास किसी पार्टिकल पे एक तरह की फोर्स लगे। तो हमें क्या करना होता है कि बहुत सारी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकालना होता है। उसके लिए हम एक मैथमेटिकल रूल यूज करने वाले हैं रिजल्टेंट वेक्टर का, और उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग वेक्टर्स में हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। सिंपल सा एग्जांपल था। इसी एग्जांपल को अगर मैं इस तरह कंटिन्यू करूं, सपोज करें आपके पास
एक कोई पार्टिकल है, इस पे सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रही है, एक लग रही है आपके पास F1 और दूसरी यहाँ से F2 लग रही है, F1 और F2। इसका जो रिजल्टेंट है वो सिंपली क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इसमें ऐड हो रहा है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो ऐसा ना हो, अगर ऐसा भी हो तब भी सेम केस ही आएगा, F1 और F2 का केस, कि दोनों की दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, सेम पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, तो उनका नेट इफेक्ट क्या आने वाला है, जो नेट इफेक्ट आएगा वो उनका कंबाइंड इफेक्ट है। यानी कि अगर दो लोग सेम गाड़ी को एक ही डायरेक्शन में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगी जिस तरफ वो डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसके रिवर्सिबल अगर देखिए हम पार्टिकल पे, सपोज करो कोई F1 फोर्स इधर की तरफ लग रही है तो F2 इधर की तरफ लग रही है, तो इसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस पे। अगर F2 ज्यादा हुआ तो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, F1 का ज्यादा हुआ तो राइट की तरफ मूव करेगा। अगर F1 और F2 दोनों इक्वल हुए तो ये अपनी जगह स्टेबल रहेगा, क्योंकि F1 और F2 का इफेक्ट उसको कैंसल आउट कर देगा। तो इस तरह से हमारे वेक्टर्स में डायरेक्शन डिपेंडेंट चीजें होती है, कि डायरेक्शन मैटर करते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। हम बात करते हैं कि रिजल्टेंट इफेक्ट, रिजल्टेंट वेक्टर का एप्लीकेशन मेनली आप में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ आएगा। हम दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, वो जो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज बताई जाती है वो है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ बेसिकली हमने देखना है कि अगर कोई दो पार्टिकल्स है उन पे किसी एंगल पे फोर्स लग रही है तो उनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, वो कितना रिजल्टेंट होगा और कैसे उसको हम फाइंड आउट करेंगे। उसका हम डायग्राम बनाएंगे, देखो एक, तो यहाँ से समझेंगे हम कि कैसे ट्राइंगल लॉ आपकी हेल्प करेगा। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर कोई दो फोर्सेस जो दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आपका पार्टिकल है, इस पे एक फोर्स इस तरफ को लग रही है ऐसे, है ना, इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं, और इसी पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इसको हम बी वेक्टर मान लेते हैं। दूसरी तरफ लिखता हूं मैं इसको, बी वेक्टर मान लेते हैं। तो ये बताना है आपको कि इस पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट क्या होगा, क्योंकि ये किसी न किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो बढ़ने वाला एंगल है वो क्या है, वो थीटा है। इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा है। तो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by the two sides of triangle taken in the same order, then their resultant will be represented by the third side, तीसरी साइड रिप्रेजेंट करेगी बट टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। कहने का मतलब है ए जहां पे खत्म हो रहा था वहीं से बी स्टार्ट होके आगे जा रहा था, इसको हम कहते हैं सेम ऑर्डर होना। बट अगर आप इस रिजल्टेंट वेक्टर को देखोगे, ये बी से स्टार्ट होके ए पे नहीं आ रहा, जबकि ए से स्टार्ट हो रहा है उस तरफ से, मतलब इसका ऑर्डर सेम है। तो आपने ऑर्डर तोड़ दिया, यहाँ से ऐसे जा रहे थे, यहाँ से ऐसे जा रहे थे, बट अब यहाँ से ऐसे ना आते हुए ये इस डायरेक्शन में गए हम, तो कहते हैं ऑर्डर का चेंज होना, और इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब हमने देखना है कि अगर ट्राइंगल लॉ बताता है क्या, ट्राइंगल लॉ अगर हम सिर्फ ग्राफिकली बात करें, ट्राइंगल लॉ ये बताता है कि ये जो आर वेक्टर है ये बेसिकली सम ऑफ होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेक्टर या ग्राफिकल फॉर्म में दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना बताता है, कि हम वेक्टर्स को सिंपली स्केलर की तरह 1+2 या 3 नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 1+2 3 होता है, 1+2 3 होता है स्केलर्स में, या 3+2 5 होता है। वेक्टर्स में वैसा नहीं होता, वेक्टर्स में कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो डिपेंड करता है ए और बी की डायरेक्शन पे वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस ए, ये जो आर वेक्टर आपके पास आ रहा है जिसका मीनिंग है कि ए प्लस बी, जो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्चुअल में ये कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं सिंपल आर वेक्टर, कि इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या होगा। फिर इसकी हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी आपको। तो अगर ये मैं पॉइंट्स दे दूं नाम ओ पी और इस पॉइंट का नाम क्यू दे दूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, अपनी जो लाइन आपने आगे की तरफ प्रोजेक्ट की हुई है, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस लाइन के ऊपर। तो ये आपका एंगल थीटा है, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि आपको ट्राइंगल क्लियरली दिख जाए। तो इसके लिए आपको इस तरह का एक वेक्टर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। और आर आपको दिख रहा है कि अब जो ट्राइंगल, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम आर, सॉरी आर नहीं, किसी और पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जो ये ओ एक्स क्यू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसको मैं अगर अलग से बनाऊं, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कि ये ओ एक्स और क्यू, ये इस तरह की एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। सिंपली ये ओ, ये एक्स और ये क्यू, ये वाला एंगल इसमें जो ओ एक्स क्यू है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल होने का ये फायदा है आपके पास कि इसमें आपके पास
ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। यहाँ पे एक वेक्टर और इन्वॉल्व है जो इसमें इस तरह से बता रहा है, ये आपका बी वेक्टर है। तो यहाँ पे एक छोटी सी राइट एंगल और भी बन रही है जो बी एक्स क्यू बन रही है। तो आपने करना क्या है, बेसिकली हमें आर चाहिए, तो आपको इस ट्राइंगल से अगर आर चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो आपको इसको जो पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना होता है। तो आपका बेस बन रहा है ओ एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, प्लस आपको क्यू एक्स का भी स्क्वायर करके उनको स्क्वायर रूट करके आर निकालना पड़ेगा। तो ये आपका टारगेट है। अब इस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इस ट्राइंगल की, कि हमारे पास ना तो ओ एक्स पूरी तरह से है और ना हमारे पास क्यू एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली है। ओ टू पी की वैल्यू है आपके पास बट पी एक्स नहीं है, क्यू एक्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्यू एक्स और बी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो इस ट्राइंगल में क्यू बी एक्स में अगर आपको क्यू एक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको एक वेक्टर पता है, ये वाला वेक्टर कौन सा, बी क्यू वेक्टर हमें पता है। अब आपको क्यू एक्स चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, क्यू एक्स ओवर बी क्यू जो कि बन रहा है पी अपॉन एच साइन ऑफ थीटा। तो क्यू एक्स क्या बन जाएगा, साइन ऑफ थीटा। तो क्यू एक्स आपको डायरेक्टली मिल रहा है यहाँ से, ये वाली जो लाइन है ये बन रहा है बी क्यू साइन ऑफ थीटा, बी क्यू साइन ऑफ थीटा। तो बी क्यू की वैल्यू है आपके पास बी और वो है साइन ऑफ थीटा, तो क्यू एक्स आ गया बी साइन थीटा। वैसे हम यहाँ से अगर बी एक्स की बात करें तो बी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बी एक्स अपॉन बी क्यू करना पड़ेगा। ये बन रहा है रेशो बी अपॉन एच कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से बी एक्स बनेगा, बी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी क्यू की वैल्यू आपके पास बी है तो ये बन जाएगा बी कॉस थीटा। अब आपके पास क्या है, बी एक्स की वैल्यू भी है और क्यू एक्स की वैल्यू भी है। अगर हम अपने आर पे वापस आ जाएं तो आर में अगर आप देखोगे ओ एक्स बनेगा आपके पास ओ पी प्लस ओ एक्स की हेल्प से, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। फिर आपको देखना है क्यू एक्स का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा रही है इधर। तो ओ पी और क्यू एक्स का स्क्वायर, ओ एक्स का स्क्वायर देखोगे आप तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये ओ पी स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ पी इंटू ओ एक्स प्लस क्यू एक्स का स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यूज सारी है और आपको आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकालना आ जाएगा। ओ पी का जो स्क्वायर है वो आएगा आपके पास ओ टू पी, ये आएगा ए का स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, ओ टू एक्स, अच्छा ओ एक्स नहीं सॉरी यहाँ पे ओ पी एक्स नहीं पी एक्स करना पड़ेगा आपको यहाँ पे पी एक्स, या फिर अच्छा मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है हर जगह, तो इस पॉइंट को भी बी मान लेते हैं, ठीक है, ओ ए और ओ बी। तो यहाँ पे आपके पास हर जगह क्या आएगा, बी एक्स आएगा, बी एक्स आएगा, बी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो बी एक्स हमने निकाल चुका है बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ओ बी, ओ टू बी आपके पास ए है, ओ टू एक्स नहीं आएगा यहाँ पे आएगा बी एक्स, ये हमने इसको करेक्ट कर लेना आपने, बी एक्स ओ बी इंटू बी एक्स। तो बी एक्स आपके पास आ रहा है बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर, उसका फिर लास्ट में आपके पास क्यू एक्स आ रहा है बी साइन थीटा के बराबर, तो ये बन रहा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है आपके आर का। यहां से ध्यान रखना है आपको, ये और ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू बी स्क्वायर साइन थीटा की तरफ आ रही है, ये बी स्क्वायर कॉस थीटा आ रहा है, इन में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और आराम से हमारे पास आर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको हम साथ में लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से, अंदर आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, 2ab टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। अब आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो वैल्यू ये 1 के बराबर होती है, प्लस 2ab टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। तो ये फाइनल वैल्यू आती है आपके रिजल्टेंट की इन केस ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी वैल्यू को हम पैरेललोग्राम लॉ में भी सीखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में भी यही वैल्यू आती है आपके रिजल्टेंट की। यहाँ तक देख लीजिए आप, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, अभी तक हमने समझ लिया है ट्राइंगल लॉ में कि इसका जो रिजल्टेंट है उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। ये ट्राइंगल लॉ का बेसिक जो डायग्राम है
अब निकालते हैं डायरेक्शन। इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहने वाली है? हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर? उसके लिए आपको क्या कंसिडर करना है? एक एंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं बीटा। बीटा एक एंगल मानेंगे हम कि जो रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ? बीटा जो एंगल है वो किसके बीच में बन रहा है? दिस इज एन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड योर इनिशियल वेक्टर ए वेक्टर। अब आपको जब भी डायरेक्शन निकालनी है तो हम निकालते हैं टेंजेंट की हेल्प से। तो वो जो टेंजेंट ऑफ बीटा है, आपको पता है टेंजेंट जो रेशो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो डिफाइंड होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। पर मिलेगा कहाँ से वो? अब बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल लेनी पड़ेगी आपको फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ, इस पॉइंट को हमने x नाम दिया था, ओ एक्स क्यू। ये जो ओ एक्स क्यू ट्राइंगल बन रही है, इसमें से आपको ये वाला रेशो देखना है p अपॉन बी क्या बनने वाला है। ओ एक्स क्यू में जो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है वो कर रहा है क्यू एक्स, और b का काम कर रहा है ओ एक्स। तो ये चीजें हमें मिल रही है क्यू एक्स अपॉन ओ एक्स। अब हम इसको कंटिन्यू अगर करेंगे तो क्यू एक्स हमें क्लियरली पता था, यहाँ पे क्या है? बी साइन ऑफ थीटा है, ये हम निकाल चुके हैं। ओ एक्स ये दो लाइन से मिलकर बना हुआ है, एक तो ओ बी और एक बी टू एक्स, ये दो लाइन से मिलकर बना हुआ है ये। तो बी साइन थीटा तो आप एज इट इज लिखोगे वैसे का वैसा। ओ टू बी की लेंथ आपके पास ए है, प्लस बी टू एक्स है बी कॉस थीटा, बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये सब चीजें आपको टेंजेंट बीटा की हेल्प से यहाँ से मिल रहा है। फाइनली टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आपको एंगल बता देता है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर किस एंगल पे प्रोजेक्टेड रहने वाला है। तो ये आपका ट्राइंगल लॉ था, कैसे ट्राइंगल लॉ का यूज करते हैं। दूसरा एक लॉ देखते हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ। उसमें जो रिजल्टेंट है डायरेक्शन है एग्जैक्टली सेम टू सेम आने वाला है। वो कैसे सेम आएगा अभी उसको चीज को हम पैरेललोग्राम की हेल्प से समझते हैं कि बट पैरेललोग्राम में थोड़ा सा स्टेटमेंट भी चेंज होता है, इसलिए मैं ट्राइंगल लॉ का डायग्राम इरेज नहीं करूंगा, पैरेललोग्राम का लॉ बनाते हैं और डायरेक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे, जो क्या आ रहा है? टेंजेंट ऑफ बीटा बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। ये आपका टेंजेंट बीटा का डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है टेंजेंट बीटा जो बताएगा। अब हम इसके पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ कैसे ट्राइंगल लॉ से रिलेटेड है और कैसे इन दोनों का जो रिजल्टेंट और डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम आता है, सिर्फ स्टेटमेंट में फर्क होगा। इसलिए जो इनकी एप्लीकेशन एरिया है वो थोड़ा से अलग अलग होते हैं। पैरेललोग्राम लॉ किसी और जगह लगता है और ट्राइंगल लॉ किसी और जगह लगता है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? देखो, ध्यान रखना है जो दोनों लॉज है ये वेक्टर एडिशन के लॉज है, वेक्टर्स को ऐड करने के काम आते हैं। ये कहता है ऐसा, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये कहता है अगर कोई भी दो साइड्स, पैरेललोग्राम के कोई दो साइड्स उस वेक्टर के कोई दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मान लेते हैं ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ये क्या है? आपका वेक्टर बी है। तो ये दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अगर हम यहाँ पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो ये कैसे पैरेललोग्राम बनता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ ए का इक्वल एक वेक्टर लेना पड़ेगा इसके ठीक पैरेलल, और बी के पैरेलल भी एक वेक्टर लेना पड़ेगा इस तरह से। इसको ज्वाइन करके हमारा ये पैरेललोग्राम पूरा होता है। इसको हम पी क्यू और एक्स वाई नाम देते हैं। आर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आर का कुछ और यूज होगा। कहीं पे आपको सिचुएशन ऐसी है कि ए और बी वेक्टर सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, बट वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि वो दो साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बनाए जा सकते हैं। तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो एक थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, जिसे कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो यहाँ होगा इसके डायगोनल, जो रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। सिंपल सा जो स्टेटमेंट है इसका, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम directed in two opposite directions,
then their resultant effect is represented by the diagonal of the parallelogram। तो डायगोनल होगा वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा जो यहाँ पे आया हुआ है ट्राइंगल लॉ के केस में। कैसे देखो, क्योंकि जब अगर आप इस डायग्राम को रिलेट करोगे उस डायग्राम के साथ, तो पैरेललोग्राम में जो ये पी वाई है ना, ये जो पी वाई लाइन है ये किसके बराबर होने वाली है, क्यू एक्स के बराबर होने वाली है। यानी कि ये जो क्यू एक्स वाली लाइन है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो वेक्टर है, ये भी क्या होगा, ये बी वेक्टर ही होने वाला है। अब जो सिचुएशन है, अगर मैं थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करूं, तो ये जो पी क्यू और यहाँ पे अगर नाम दे दूं मैं एस, पी क्यू एस एक्स, ये पूरी सिचुएशन वैसी ही बन रही है जैसे आपके पास, अगर मैं इस वाले हाफ को बंद कर दूं तो ये ट्राइंगल लॉ की सिचुएशन बन रही है। जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो थीटा एंगल है, वो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। देखो ये जो एंगल थीटा है यही आगे जाके कंटिन्यू होगा, क्योंकि पी वाई और क्यू एक्स पैरेलल है। ये छोटा एंगल जो है ये किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर है। इसलिए जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली सेम आता है, डेरिवेशन एग्जैक्टली आप सेम लिख सकते हो, और बस यूज करना है यहाँ पे ट्राइंगल का पी क्यू एस और एक्स का। यहाँ से उसको वेरीफाई करके देख लेना कैसे आपके पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट और एंगल डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आती है। तो ये कुछ वेक्टर का इंट्रोडक्शन था, कुछ इनिशियल चीजें थी कैसे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। अगले वाले वीडियो में हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे, कैसे हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी के लिए आप इस चीज को नोट करके अपने ट्राइंगल लॉ को समझिए और वेक्टर के कुछ बेसिक्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे वेक्टर्स का। तो कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।